हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मैंने चैप्टर 1 पढ़ा था एसक्यूएल इंजेक्शन का, जिसमें एसक्यूएल और डेटाबेस के फंडामेंटल्स पे हमने बात करी थी। हमने देखा था, अभी मैं उसी का रिवीजन करूंगा कि मेरी उसमें समझ क्या थी, मैंने क्या एक्सपीरियंस समझा है। और अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आपको एसक्यूएल का जानकारी हो जाएगा ये वीडियो देख के, तो आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये केवल मेरी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही वीडियो बनने वाली है और मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला एक्स्ट्रा। अगर आपको समझना है तो श्रद्धा काफड़ा ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, उस पर आप जाइए। और दूसरे कुछ और भी है, नेपटेल के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है, उनको भी आप देख सकते हैं। खैर चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना। सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, और उसमें भी सबसे पहला जो टॉपिक आता है व्हाट इज डेटा। तो डेटा सिंपली एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है, एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है, उसमें कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। हम कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का नाम लिख दिया, किसी का एज लिख दिया, किसी का फोटो और पासवर्ड कुछ भी डाल दिया, ठीक है। वो डेटा हो गया रॉ डेटा। डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डेटा का। मतलब जो भी चीजें हमें डेटा आ रहा है, नाम आ रहा है, एज आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, और दूसरी जो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे कि एक टेबल बना लिया, उसमें ढंग से रख लिया, ठीक है। फिर वाई एप्लीकेशंस नीड डेटाबेस। डेटाबेसेस की जरूरत क्यों पड़ती है एप्लीकेशंस को, क्योंकि हर बारी हम चीजों को याद नहीं रख सकते ना। हमें चाहिए होगा कि उसको कहीं पे स्टोर कर लें, वहां से चेक कर लें। आप कितना कुछ भी याद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो चाहिए कि हाँ, इसको हमने सेव कर लिया कहीं पे, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम वहीं से मैच कर लेंगे, वहीं से देख लेंगे। जैसे इंस्टाग्राम करता है, इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो हमारी प्रोफाइल वहां पे सेव हो जाती है। वो कहीं पे याद तो नहीं करना पड़ा ना। वही चीज है, उसके लिए हमें डेटाबेस चाहिए होता है। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बैंकिंग एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। इन सब पे चाहिए होता है, और क्यों चाहिए होता है वो भी यहाँ पे लिखा है। ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट प्राइस, ऑर्डर्स, कस्टमर एड्रेस, पेमेंट ऑर्डर, पेमेंट रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजों के लिए चाहिए होता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूजर प्रोफाइल, पोस्ट, कमेंट्स, लाइक, फ्रेंड, फॉलोअर, रिलेशनशिप, इन सब के लिए चाहिए होता है। ऐसे पढ़ सकते हैं आप। फिर एक कंपैरिजन है टेक्स्ट फाइल्स, स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस का। इन तीनों को कंपेयर किया गया। टेक्स्ट फाइल को सबसे पहले देखा जाए फीचर के हिसाब से, स्ट्रक्चर में। तो टेक्स्ट फाइल में तो कोई होता ही नहीं है। जैसे अभी आप ये मेरी स्क्रीन पे फाइल देख रहे हो, ये एक टेक्स्ट फाइल है, मतलब है तो मार्कडाउन फाइल, बट इसको आप टेक्स्ट की तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर तो नहीं चल रहा है, कैसे भी हमने डेटा को स्टोर कर दिया है, ठीक है। फिर स्प्रेडशीट जो होता है, गूगल शीट जो होती है, वहां पे रोज एंड कॉलम्स होते हैं, बट बहुत अच्छे से वो भी नहीं होता। मतलब हम चेंज कर सकते हैं, कहीं पे नाम पहले लिख दिया, कहीं पे एज पहले लिख दिया, कहीं पे कुछ और पहले लिख दिया, वो चल सकता है। वहीं डेटाबेस की बात करें तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जहाँ पे नाम लिखना वहाँ नाम ही लिखा जाएगा, एज वाली सेक्शन में केवल एज लिखा जाएगा, और पासवर्ड वाले सेक्शन में केवल पासवर्ड लिखा जाएगा, कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो बहुत सही चीज हो जाती है। फिर सर्चिंग लार्ज डेटा, आप टेक्स्ट फाइल में तो कुछ भी सर्च नहीं कर पाओगे, पहले नहीं कर पाते थे, मतलब अभी कर सकते हो। कंट्रोल एफ से सर्च कर लोगे, बट फिर भी उसमें टीडीएस वर्क हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। और स्प्रेडशीट भी स्लो होती है अगर बहुत बड़ा डेटा हो जाए। लेकिन डेटाबेस, क्योंकि उसमें हम इंडेक्सिंग का यूज कर रहे होते हैं, हर डेटा का एक इंडेक्स होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो हाँ, उसका लार्ज डेटा में भी हम आराम से कुछ भी सर्च कर पाएंगे। मल्टीपल यूजर्स एक साथ टेक्स्ट फाइल को तो नहीं यूज कर सकते। स्प्रेडशीट को यूज कर सकते हैं, गूगल शीट है या एक्सेल शीट है, आजकल वो शेयर हो जाती है तो उसको यूज कर सकते हैं, बट डिफिकल्टी होती है उसमें। और डेटाबेस को तो बनाया इसीलिए गया है कि कई सारे यूजर्स एक साथ उसको यूज कर पाए। डेटा इंटीग्रिटी की बात कर ले, मतलब कोई हमारा जो डेटा है वो सही है कि उसको किसी ने चेंज तो नहीं कर दिया। तो टेक्स्ट फाइल में तो कोई भी चेंज कर सकता है, तो उसमें इंटीग्रिटी नहीं होती है। स्प्रेडशीट में बहुत कम होती है, मतलब पता नहीं लगेगा किसने चेंज किया है। और डेटाबेस में तो हाँ भाई, सब कुछ पता लगता है, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है। कीज, कंस्ट्रेंट, टाइप सब कुछ उसमें डालना पड़ता है। फिर रिलेशनशिप की बात करें, टेक्स्ट फाइल में कोई रिलेशनशिप नहीं है। स्प्रेडशीट में आपको मैनुअली सारे रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। क्या होता है रिलेशनशिप, ये अभी आगे आएगा। और डेटाबेस की बात कर ले तो हाँ, उसमें एक बिल्ट इन फंक्शन होता है फॉरेन की नाम से, उसका हम यूज कर लेते हैं। स्केल की बात कर लें कि मतलब जैसे यूजर्स बढ़ेंगे तो जैसे डेटा बढ़ेगा तो उसमें कैसे स्केल आएगा। तो टेक्स्ट फाइल में कोई स्केल नहीं होता, टेक्स्ट फाइल तो जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। उसमें अगर बहुत ज्यादा यूजर्स आ गए, तो बहुत ज्यादा डेटा आ गया, तब तो आप परेशान हो जाओगे, हैंडल ही नहीं कर पाओगे। सेम चीज स्प्रेडशीट के साथ होती है, बट डेटाबेस में आप मिलियंस बिलियंस यूजर्स तक, डेटा तक आराम से हैंडल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
और एक्चुअली करते भी हैं। जो इंस्टाग्राम पे मिलियंस और बिलियंस यूजर्स हैं, अगर उनको हमने किसी स्प्रेडशीट पे लिखना हो गया तब तो हमारी हालत खराब हो जानी है। बट वहां पे डेटाबेस है तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें सेव हो जाती हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। फिर डेटाबेस के बाद में आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली में आपने नाम सुना होगा माई सीक्वल का, कोड सीक्वल का या फिर मोंगोडीबी का। तो ये सारे जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है एक्चुअली में? सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करता है, उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मोंगोडीबी का मैंने एग्जांपल तो ले लिया है यहाँ पे, बट मोंगोडीबी जो है वो एक नो एसक्यूएल क्वेरी पे काम करता है, तो वहां पे हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे होंगे। हम एसक्यूएल वाले के बारे में पढ़ रहे होंगे, जैसे माइस्क्यूएल है या पोस्टसीक्यूएल है, उसके बारे में ही पढ़ रहे होंगे। जब हाँ नो एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हम मोंगोडीबी और फायरबेस जैसे एग्जांपल्स भी ले रहे होंगे। अ, अगर यहाँ पे बात करें माई सीक्वल की, तो माई सीक्वल जो है किस टाइप का है? सबसे पहले तो ये देख लो, माई सीक्वल और कोड सीक्वल ये दोनों ओपन सोर्स होते हैं। हालांकि माई सीक्वल में कुछ पेड एडिशंस भी होते हैं, बट है ये भी ओपन सोर्स। ऐसी एसक्यूएल लाइट भी ओपन सोर्स है, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है। और जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है और ओरेकल डेटाबेस है, ये दोनों कमर्शियल है। मतलब इसमें फ्री टायर तो अवेलेबल होता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में, बट फिर भी वो कमर्शियल में ही आ जाता है क्योंकि वो बिजनेस के लिए पूरा यूज कर रहे होते हैं। और जो ये चारों हैं, इसके लिए आपके पास में एक सर्वर बेस्ड सिस्टम होता है, सारा डेटा सर्वर पे जा रहा होता है। और एसक्यूएल में सारा सिस्टम सर्वर पे नहीं जाएगा, वो एक्चुअली में जो यूजर रहेगा उसी के फोन में या फिर लैपटॉप में ही सेव हो जाएगा। ठीक है। फिर रिलेशनल डेटाबेस की बात कर लेते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस जो होता है, कोई भी डेटाबेस है उसको हम बहुत ही ढंग से लिखते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी लिखते, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम स्कीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कीमा। जैसे ये एक डेटाबेस है, यूजर्स का टेबल हमने बनाया है, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्कीमा। इसमें और इस स्कीमा में अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कॉलम्स है, जैसे यूजर आईडी एक कॉलम है, यूजर नेम कॉलम है, ईमेल, पासवर्ड, हैश, क्रिएटेड है, ये कॉलम्स है। इन कॉलम्स को हम बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड। और ये जो रोज हैं, जैसे वन के साथ में एलिस, एलिस @example.com, और जो पासवर्ड हैश का जो भी है, और टाइम स्टैम्प जो है, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। ये रो है और इस रिकॉर्ड को, रो को बोलते हैं रिकॉर्ड। तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया स्कीमा, एक कॉलम हो गया फील्ड और एक रो हो गया रिकॉर्ड। ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल दिए गए हैं, यूजर्स का है, कोर्सेज का है, एनरोलमेंट्स का है और लैब्स का है। ठीक है। फिर डेटा टाइप्स की बात कर लें, तो अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज आपने सीखी होगी, तो वहां पे आपके पास में डेटा बेसिस होंगे। ठीक है। सॉरी, डेटा टाइप्स होंगे। जैसे पहला डेटा टाइप है इंट। इंट इंटीजर्स के लिए होता है और होल नंबर्स के लिए होता है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा। बिग इंट तब होता है जब बहुत बड़ा नंबर हो जाए आपके पास में। फिर वैर कैर जो होता है, वेरिएबल लेंथ का जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए होता है। मतलब इसमें जो लेंथ होगी कैरेक्टर्स की वो चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, एलिस अंडरस्कोर सेक। कैरेक्टर तो एक ही होना चाहिए था, बट वेरिएबल लेंथ क्या है तो इसमें लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है। फिर टेक्स्ट की बात करें तो बहुत बड़ा टेक्स्ट हो गया, जैसे ये पूरा फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं बूलियन ट्रू फॉल्स हो जाता है। डेट जो होता है, कैलेंडर का डेट होता है। डेट टाइम या टाइम स्टैम्प हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई टाइम देना होता है। ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे हमने पहले डेट दी है और फिर टाइम दिया है, इसको डेट टाइम बोलते हैं। डेसिमल, डेसिमल वैल्यूज के लिए होता है। फ्लोट, ये भी डेसिमल वैल्यूज के लिए होता है, बट डिफरेंस है। डेसिमल में क्या होता है, एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू होगा। ठीक है। और अप्रोक्सीमेट जो होगा, जब अप्रोक्सीमेट यूज करोगे तो हम फ्लोट का यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे ग्रेविटी की स्पीड है, हाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, 9.8 लिखना है, बट एक्चुअली में 9.8 तो नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट है 9.8। तो वो बात हो गई, तो वहां पे हम फ्लोट यूज कर रहे होंगे। पाई की वैल्यू फ्लोट में आ जाती है, डेसिमल में नहीं आएगी। बट यहाँ पे हम कुछ पैसों से की बात कर रहे होंगे तो वहां पे हम डेसिमल की बात करेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट में जब कोई प्रोडक्ट का प्राइस रखना होगा तो फ्लोट में नहीं रखेंगे, तब डेसिमल में रखेंगे। ठीक है। और फिर नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफी कंफ्यूजन भी होता है। नल एक्चुअली में होता है कि कोई वैल्यू जो होती है वो एम्प्टी रह जाए, उसमें कोई भी जीरो या फिर कुछ ऐसे नहीं लिख देना कि हमने
नाम नहीं लिखना, जैसे यूजर नेम नहीं डालना है, तो हमने कोई एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, तो वो तो नहीं होगा, वो नल नहीं है, वो नॉट नल हो गया। अगर आपने जीरो डाल दिया तो नॉट नल है, क्योंकि जीरो की भी तो अपनी एक वैल्यू हो गई, एम्प्टी स्ट्रिंग की भी एक वैल्यू हो गई, ठीक है, वो अलग चीज हो गई। अगर आप उसको खाली छोड़ देते हैं तो वो नल हो जाता है। या एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम का बायो है, आपने इंस्टाग्राम का बायो लिखा, अभी क्या करो, इसको हटा दो। तो अभी पहले जब लिखा था उसके बाद में हटाया, तो ये नल नहीं रह गया था, वो एम्प्टी स्ट्रिंग बन गया। बट अगर आपने लिखा ही नहीं है तो नल बन जाएगा, ठीक है। और फिर प्राइमरी की एंड फॉरेन की बात करते हैं। देखो, कोई भी टेबल होती है, यूजर्स की एक टेबल है। इस टेबल में अगर हमें किसी को भी आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यूजर नेम हो सकता है किसी दूसरे के पास चला जाए, है ना। इंस्टाग्राम पे हम यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, तो हो सकता है यूजर नेम किसी और के पास चला जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सभी के लिए एक यूजर आईडी डाल देते हैं। एक प्राइमरी की होती है, इसी से सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी की कभी चेंज नहीं होती और प्राइमरी की हमेशा यूनिक रहती है। प्राइमरी की कभी चेंज नहीं होगी, कभी नल नहीं होगी, कैन नॉट बी नल। और ये हमेशा यूनिक रहती है, मतलब दो रो के पास में सेम प्राइमरी की नहीं जा सकती। और फॉरेन की बात करें तो एक टेबल में कई सारे फॉरेन की हो सकते हैं, एक रो में कई सारे फॉरेन की हो सकते हैं। बट फॉरेन की किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इनरोलमेंट आईडी में, इनरोलमेंट आईडी जो है इनरोलमेंट टेबल का एक प्राइमरी की है, ठीक है। फिर यूजर आईडी देखो तो यूजर आईडी यूजर्स टेबल का प्राइमरी की है। और कोर्स आईडी देखो तो ये कोर्सेज का एक प्राइमरी की है। बट ये यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, एज अ फॉरेन की यूज हो रहा है, तो ये जो है ये फॉरेन की है, ये भी एक फॉरेन की है, ठीक है। और फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकते हैं ग्रुप में। और यहाँ पे पूरा एंटिटी रिलेशनशिप भी पूरा समझाया गया है। जैसे यूजर्स टेबल में है, तो पहले हमने यूजर आईडी लिया, ये प्राइमरी की हो गया यूजर्स टेबल में, जब भी मैंने एक्सप्लेन कर रहा था। फिर इनरोलमेंट्स में एक प्राइमरी की क्या है, इनरोलमेंट आईडी है। और यूजर आईडी और कोर्स आईडी ये क्या है, फॉरेन की हो, ठीक है। ऐसे एक्सप्लेन करो। डेटाबेस रिलेशनशिप की बात करें तो डेटाबेस रिलेशनशिप मेनली थ्री टाइप्स होते हैं, वन टू वन टू मेनी और मेनी टू मेनी। वन टू वन में क्या होता है, कोई भी टेबल ए है और कोई दूसरी टेबल बी है, दोनों का एक एक रो एक दूसरे से कॉमन होगा, लाइक रिलेटेड होगा, कॉमन नहीं होगा, रिलेटेड होगा। लाइक यहाँ पे देखो आप, वन to one relationship means one row in a table A relates to exactly one row in table B. Example, a user's table and a separate user's profile table where each user has exactly one profile record. देख रहे हो, एक यूजर के पास में एक ही यूजर प्रोफाइल होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, तो दोनों एक दूसरे के साथ वन टू वन रिलेशनशिप में है। ऐसे वन टू मैनी भी हो सकता है, जैसे एक ही स्टूडेंट है एक कॉलेज का, उसके पास कई सारे कोर्सेज हो सकते हैं। तो एक रो कई सारे दूसरे रोज, एक टेबल की एक रो दूसरे टेबल की कई सारी रोज के साथ में अगर रिलेशनशिप में है तो उसको वन टू मैनी बोल देंगे। फिर मैनी टू मैनी में तो बहुत इजी हो जाता है, एक ही सब्जेक्ट के कई सारे अलग अलग लैब्स हो सकते हैं, कई सारे टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैनी टू मैनी भी यहाँ पे हो जाएगा कि एक टेबल ए है, उसके कई सारे, जो क्या कहते हैं उसको, कई सारे रोज हैं, वो टेबल बी के कई सारे रोज के साथ में रिलेटेड रहेगी। A user can enroll in many courses and courses can have many users enrolled in it. ठीक है, कोई कोर्स है जिसमें कई सारे यूजर्स हैं, सॉरी, एक स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक ही कोर्स में एनरोल कर रखा है। और हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट ने कई सारे कोर्सेज में एनरोल कर रखा हो, तो ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बन जाता है। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल आ जाता है कि एसक्यूएल कैसे यूज हो रहा है। एसक्यूएल क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक क्वेरी लैंग्वेज होती है जिससे हम डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेटाबेस का डेटा जो होता है उसको क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, इंसर्ट कर रहे होते हैं डेटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं।
इन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। वो हम कुछ ना कुछ है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या एसक्यूएल। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। और हम अगर इसकी बात करें तो एनाटॉमी की बात करें एसक्यूएल स्टेटमेंट की, एसक्यूएल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो चार प्राइमरी चीजें होती हैं। कीवर्ड होता है, एक आइडेंटिफायर होता है, एक वैल्यू होती है, एक स्ट्रिंग होती है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट दिया है, फ्रॉम दिया है, वेयर दिया है, इंसर्ट एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं। ऑर्डर बाई है, डिलीट है, मिन है, मैक्स है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर नाम होता है, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, कुछ दूसरा नाम है, ठीक है। आइडेंटिफायर नाम होता है, किसका नाम होता है? टेबल का नाम होता है, और कॉलम का नाम भी हो सकता है, या किसी और चीज का भी नाम हो सकता है। बट आइडेंटिफायर किसी ना किसी चीज का नाम ही होगा। वैल्यू किसी भी चीज की जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू होगी उसकी बात करते हैं। वैल्यू एक्चुअली में जो वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, या अपने रिजल्ट में दिखा रहे होते हैं, उसकी वो होता है। स्ट्रिंग की बात कर लें तो कोई भी टेक्स्ट अगर हम उसको कोटेशन मार्क में या एपोस्ट्रोफी में, सॉरी एपोस्ट्रोफी नहीं, हाँ कोटेशन मार्क में ही डाल देते हैं तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में या कोट्स में डाल दें तो वो स्ट्रिंग बन जाता है कोई भी टेक्स्ट। फिर यहाँ पे सभी स्टेटमेंट्स की बात करी गई। सबसे पहला है सिलेक्ट। तो अगर आपको कोई भी चीज सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम सिलेक्ट इस क्वेरी का यूज करते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड यूज करेंगे सिलेक्ट, फिर स्टार लगाएंगे। स्टार किस लिए होता है? स्टार होता है सभी कॉलम्स के लिए, जो भी चीजें आपको चाहिए, अगर सब कुछ कलेक्टिवली चाहिए तो आप स्टार लगाते हैं। फिर फ्रॉम कहाँ से चाहिए, और यूजर्स ये वाली टेबल से चाहिए। ठीक है, तो आपको यूजर्स टेबल से सभी कॉलम्स चाहिए, इसलिए आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स लिखा। ठीक, अगर आपको कोई इंडिविजुअल चीज चाहिए होती है तो उसके लिए आप वही डाल देंगे। जैसे यहाँ पे आप पहले देखिए, हमने जब पहली वाली क्वेरी चलाई थी तो हमें सारे कॉलम्स मिल गए थे। ठीक है, अगर हमने ये वाली क्वेरी चलाई सेलेक्ट यूजर नेम ईमेल फ्रॉम यूजर्स, तो अभी हमें केवल यूजर नेम और ईमेल ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। यूजर नेम और ईमेल, यूजर आईडी भी नहीं, पासवर्ड हैश भी नहीं, क्रिएटेड ऐड भी नहीं। ठीक है, फिर एक फिल्टर करने के लिए, रोज को फिल्टर करने के लिए हम वेयर का यूज कर लेते हैं। सेलेक्ट यूजर नेम एंड ईमेल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल टू, अभी क्या था, अभी सारे यूजर्स आ रहे थे पहले, क्योंकि हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया था यहाँ पे। ठीक है, हमने जैसे फिल्टर लगाया कि जो यूजर की आईडी 2 होगी, हमें वही यूजर चाहिए, तो बॉब हैकर जो था उसकी यूजर आईडी 2 थी तो हमारे पास वो आ गया। फिर डिस्टिंक्ट तब यूज करते हैं जब हमें कोई यूनिक वैल्यू चाहिए होती है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डुप्लीकेट आ जाए। इसके लिए डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिफिकल्टी फ्रॉम कोर्सेज, तो जो कोर्सेज टेबल है उसमें हमने डिफिकल्टी के हिसाब से कॉलम चाहिए, डिफिकल्टी का कॉलम चाहिए, बट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो हमने बिगिनर का एक ले लिया, इंटरमीडिएट का एक ले लिया, एडवांस का एक ले लिया, बट हो सकता है उससे ज्यादा ही रहे होंगे। फिर एलियस, एलियस जो होता है नाम चेंज करने के काम आता है, बट एक्चुअल डेटाबेस में कोई भी नाम चेंज नहीं होता है, ये हमें बस दिखाने के लिए ही होता है। ठीक है, एज सेलेक्ट यूजर नेम एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम यू, तो यूजर नेम जो था अभी हमने उसको स्टूडेंट नेम की तरीके से यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये तो बेसिक चीज है, सभी ने पढ़ी होगी अपने क्लास 11 12th में। और जो होता है वो तब यूज करते हैं जब हमें दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू करना होता है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू करना होता है। डिफिकल्टी इज इक्वल्स टू बिगिनर और डिफिकल्टी इज इक्वल टू एडवांस, दोनों में से जो भी ट्रू हो जाएगा उसको हम ले लेंगे। एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी क्वेरी रन करेगी। नॉट में जो भी होगा उसका उल्टा हम कर देंगे, लाइक डिफिकल्टी इज इक्वल्स टू एडवांस लिखा है यहाँ, तो हम डिफिकल्टी इज इक्वल्स टू बिगिनर एंड डिफिकल्टी इज इक्वल्स टू इंटरमीडिएट पे चला रहे होंगे। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसके लिए हम बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे चला रहे हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी चलाया था यहाँ पे, ये सब बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम पहले भी चला रहे थे और चलाते रहते हैं।
कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। लाइक और वाइल्ड कार्ड। लाइक होता है पैटर्न मैचिंग के लिए। पैटर्न मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एसक्यूएल इंजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप डेटाबेस में कुछ डेटा निकालना चाहते हैं या कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं। सपोज करिए आपके पास एक लिस्ट आ गई यूजर नेम्स की, बट सभी यूजर नेम्स का पहला लेटर ही आ गया आपके पास में और उसमें ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स टेबल से यूजर नेम सेलेक्ट करोगे, वेयर फिल्टर कर रहे हैं यूजर नेम्स लाइक ए परसेंटेज, ए के बाद में परसेंटेज लगा दिया, तो अभी हम जितने भी कैरेक्टर यूजर नेम्स होंगे ए से स्टार्ट हो रहे होंगे, उन सभी को देख रहे होंगे, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है कि एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को आप देखो, सॉरी, जीरो या जीरो से ज्यादा कैरेक्टर्स को आप मैच करो। ऐसे ही अंडर स्कोर जो होता है उसमें एग्जैक्टली एक ही कैरेक्टर को हम मैच कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने 4 बार ही लगाया हुआ है अंडर स्कोर, तो अगर 4 अंडर स्कोर के बाद में हैकर कहीं पे आ रहा है तो वो वाला यूजर हमें दिखाना है। तो हमारे पास बॉब अंडर स्कोर हैकर नाम से एक यूजर नेम था, वो आ गया, ठीक। फिर इनका क्यों यूज करते हैं, ये चेक करते हैं कि कोई चीज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। मेंबरशिप के लिए यूज करते हैं एक्चुअली में। इन है, बिटवीन है, ये दोनों मेंबरशिप के लिए यूज होता है। इन, बिगिनर और इंटरमीडिएट, तो ये और का काम करेगा यहाँ पे। ऐसे ही बिटवीन जो है, ये भी इंक्लूसिविटी को देखते हुए काम करेगा कि 4.6 और 4.0 के बीच में ये चीजें होनी चाहिए। फिर इज नल और इज नॉट नल जो होता है, ये हम यूज कर रहे होते हैं तब जब हमें इसका बूलियन वैल्यू देखना होता है कि वो एक्चुअली में नल है या नहीं है। और ईमेल इक्वल नल यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप इक्वल लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअली में नल नहीं है, आप उसको कंपैरिजन करो नल नाम की किसी टेक्स्ट से, ठीक है। फिर सॉर्टिंग की बात कर लें तो हम डेटा को सॉर्ट तो करते ही हैं, तो सॉर्ट करने के लिए ऑर्डर बाय यूज करते हैं, और ऑर्डर बाय में भी हम डीएससी, मतलब अगर डिसेंडिंग करना है तो डीएससी यूज करेंगे। यहाँ पे हमने पहले सबसे बड़ा लिया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमने डीएससी यूज किया था। अगर हमें सबसे छोटा सबसे पहले दिखाना है तो एएससी यूज करेंगे, असेंडिंग यूज करेंगे। फिर लिमिट और ऑफसेट। लिमिट क्या होता है कि हम नंबर ऑफ टेबल जो होते हैं, नंबर ऑफ रोज जो होते हैं, उसको डिफाइन डिफाइन कर होता है। लाइक यहाँ पे लिमिट 2 लगा दी तो हमें केवल 2 रो को दिखाना है, ठीक है, उससे ज्यादा को नहीं दिखाना। अगर हमने ऑफसेट 10 लगा दिया तो पहले 10 को तो हम इग्नोर कर देंगे, पहले 10 रोज को हम इग्नोर कर देंगे, उसके बाद में दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स ऑर्डर बाई क्रिएटेड एट डीएससी लिमिट 10 ऑफसेट 10। तो हमें लिमिट भी 10 दी है और ऑफसेट भी 10 दिया है, तो हम ऐसे यूजर नेम्स का लिस्ट बना रहे होंगे कि पहले तो 10 यूजर नेम्स को हटा देंगे क्योंकि ऑफसेट 10 था। फिर हमें लिमिट 10 दी गई है तो हम अगले 10 यूजर्स का रो बना के दे देंगे, ठीक है। फिर इंसर्ट की बात कर लें तो अभी तक तो हमने डेटा को रिट्रीव कर रहा था सिलेक्ट से, बट अगर इंसर्ट करना तो कैसे करेंगे? तो इंसर्ट इनटू कहाँ पे इंसर्ट करना है? यूजर्स टेबल में। क्या क्या यूज इंसर्ट करना है? यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड हैश और क्रिएटेड है। इन सब पे क्या वैल्यूज होनी चाहिए वो सारी दी गई है, और उसी को हम डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये कमांड डलाएंगे तो सब इंसर्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई सारा डेटा इंसर्ट करना हो, तो आप ये वैल्यूज के बाद में कई सारे पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे 104 के बाद में यहाँ पे लगाया गया, फिर 105 लगाया गया, ऐसे 106 107 लगा सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब आप कई सारी वैल्यूज को रन कर रहे होंगे ना, तो आप सेमीकोलन लास्ट में लगाएंगे। तो ये सेमीकोलन लगाते ही क्वेरी क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। एसक्यूएल का ये एक चीज है कि क्वेरी आप कितनी भी लाइन में लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप एंड कर रहे होगे तो सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। फिर अपडेट डेटा को या फिर रो को मॉडिफाई करने के काम आता है, जैसे अपडेट कोर्सेज, सेट रेटिंग इज इक्वल टू 4.9, वेयर कोर्स आईडी इज इक्वल टू 102। अब जैसे यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो कोर्स आईडी 102 उसकी रेटिंग को 4.9 कर रहे होंगे, पहले कुछ और रही होगी, अभी हम उसको 4.9 कर रहे हैं, ठीक है। फिर डिलीट की बात करें तो डिलीट के साथ में और भी चीजें आती हैं, डिलीट आता है, ट्रंकेट आता है और ड्रॉप आता है। इन तीनों को एक साथ देखते हैं।
डिलीट होता है किसी भी टेबल, किसी भी रो का एक डेटा को डिलीट करेगा, एक डेटा को डिलीट करेगा। ट्रंकेट क्या होता है, पूरे के पूरे रो को डिलीट करेगा। और ड्रॉप क्या होता है, पूरे के पूरे टेबल को ही डिलीट कर देगा। ठीक है, बेसिक सा सिंपल सा डिफरेंस है। यूज भी दिया गया है, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर, और जो भी कमांड आपको चलानी है वो चला दो। ठीक है, ट्रंकेट टेबल टेबल ये सारी रोज को डिलीट कर देगा, और ड्रॉप टेबल टेबल ये पूरे टेबल को ही डिलीट कर देगा। ठीक, और यहाँ पे जो स्मॉल लेटर्स में टेबल लिखा है ये एक्चुअली में टेबल का नाम है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक और बात है, एसक्यूएल जो होता है ये केस इनसेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल और स्मॉल सेम चीज लिखी होती है। बट अगर आपका टेबल का नाम ही टेबल है तो एक जगह कैपिटल लिख दिया, एक जगह स्मॉल लिख दिया, हमें क्या कहते हैं अलग अलग दिखाने के लिए। फिर एग्रीगेट फंक्शंस की बात कर लें जो हम बेसिकली यूज करते हैं, तो काउंट है, सम है, एवरेज है, मिन है, मैक्स है, ऐसे कई सारे फंक्शंस हम यूज कर रहे होते हैं। ये उनके कुछ बेसिक यूज हैं। फिर ग्रुप बाई, किसी भी एक कंडीशन को लेकर के हम सभी रोज का एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे सिलेक्ट डिफिकल्टी, डिफिकल्टी को सिलेक्ट करना है, कोर्स स्टार एज कोर्स काउंट फ्रॉम कोर्सेस ग्रुप बाय डिफिकल्टी, डिफिकल्टी के हिसाब से हम कोर्स को क्या कहते हैं ग्रुप कर रहे होंगे। तो बिगिनर को हमने एक बना दिया, मतलब बिगिनर में एक ही है, इंटरमीडिएट में एक ही कोर्स है, और एडवांस में भी एक ही कोर्स है। तो उनको हमने ग्रुप कर दिया। यहाँ पे ग्रुप का नंबर लिखा हुआ है, कोर्स काउंट है ना। ठीक है, फिर हैविंग और वेयर में डिफरेंस देख। वेयर क्या था, एक रो जो चलता था एक रो के हिसाब से चल रहा था, फिल्टर कर रहा था। हैविंग क्या करेगा, पूरे के पूरे ग्रुप को ही कंपेयर कर रहा होगा, पूरे के ग्रुप को ही फिल्टर कर रहा होगा। ठीक है, वेयर में एक रो कंपेयर, सॉरी एक रो फिल्टर हो रही थी, हैविंग में पूरा का पूरा ग्रुप फिल्टर हो रहा होगा। फिर एसक्यूएल ज्वाइंस की बात कर लें तो हम टेबल्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं, और ये कई सारे टाइप्स होते हैं, लाइक इनर ज्वाइन हो गया, लेफ्ट ज्वाइन हो गया, और राइट ज्वाइन भी एक होता है। इसको हम यूज कर रहे होते हैं, और एक फुल आउटर ज्वाइन भी होता है। इन सभी को अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। दूसरे श्रद्धा मैम का वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। सब क्वेरीज की बात कर लें तो हर एक जगह पे हम जो भी कमांड लिख रहे होते हैं ना वो सारी क्वेरीज कहलाती हैं। और क्वेरी के अंदर अगर कोई क्वेरी होती है तो उसी को सब क्वेरी कहते हैं। जैसे एक पहले क्वेरी चल रही थी, सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इन, आप पैरेंथेसिस लगाया और दूसरा क्वेरी लिख दिया, तो इसको सब क्वेरी कहते हैं। जो दूसरी क्वेरी है इसको सब क्वेरी कहते हैं। ठीक है, अब वेब एप्लीकेशंस कैसे यूज करते हैं, हमारा जो डेटाबेस है उसको कैसे यूज करते हैं इसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने कोई वेब पेज खुला, जैसे मान लेते हैं हमने इंस्टाग्राम खुला, तो इंस्टाग्राम पे हम अपना लॉगिन फॉर्म सबसे पहले डालेंगे। लॉगिन फॉर्म में क्या होगा, हमारा इंस्टाग्राम और उसका यूजर नेम और पासवर्ड। अब वेब एप्लीकेशन को हमने ब्राउजर पे खुला हुआ तो उसमें डाला, वेब एप्लीकेशन ने वो रिक्वेस्ट रिसीव करी। उसके बाद में वो क्या करेगा, वो बैकएंड के पास में जाएगा, अपने वेब एप्लीकेशन अपने ही बैकएंड के पास में जाएगा, और बैकएंड को ये सारा डेटा दे देगा। फिर वो बैकएंड डेटाबेस को वो डेटा देगा, और डेटाबेस चेक करेगा एक्चुअली में कि ये यूजर और ये पासवर्ड है हमारे पास या नहीं है। अगर होगा तब तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं खुलेगा। ठीक है, फिर कुछ कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स जो दी गई है, फॉरगेटिंग कोट्स अराउंड स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग के अराउंड कोट्स भूल जाते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि अब वो टेक्स्ट बन जाएगा, वो स्ट्रिंग नहीं रह जाएगा, और वो वहीं पे एरर आ जाता है। ठीक है, फिर कंफ्यूजिंग नल विद एम्प्टी स्ट्रिंग जो बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन जा, सॉरी ये जो इज इक्वल्स टू नल है तो आप नल के साथ कंपेयर कर रहे हो, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। नल जो होती है वो तो एक बुलियन वैल्यू बन जाएगी ना, इज नल चेक कर रहा हूँ। फिर फॉरगेटिंग वेयर, तो अगर आप वेयर नहीं लगाओगे तो आपका फिल्टर नहीं होगा, तो सभी रोज को आप अपडेट कर दोगे या चेंज कर दोगे, जो भी करना होगा। कॉलम या टेबल जो होता है उसका नाम अगर इनकरेक्ट कर दिया तो भी गलती हो जाएगी, क्योंकि एसक्यूएल केस सेंसिटिव है। केस इनसेंसिटिव जरूर है, बट हाँ ये भी है कि
आप किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसे यूजर्स टेबल है तो यूजर्स ही बोलोगे, यूजर नहीं बोलोगे, ठीक है। एंड और का लॉजिक भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज कर दिया तब तो पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा। फिर ज्वाइंस को अगर नहीं समझा तो वहां पे भी गेम खत्म हो जाएगा, आप गलत टेबल्स को ज्वाइन कर दोगे। तो इन चीजों का बेसिकली आपको ध्यान रखना है एसक्यूएल इंजेक्शन से पहले। और फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं यहाँ पे। और इसके बाद में कुछ और भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए गए हैं, लाइक यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और रिवीजन चीट शीट। ये आप पूरा देख सकते हैं मेरे, क्या नाम है, गिटहब से। गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा यूजर नेम है साइबर विद प्रियांशु और इस रिपोजिटरी का नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन। ये चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 का 2 का भी जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।